बढ़िया, शुरू कर लें। बताइए, जो प्रश्न होगा उसको हम अध्याय 1-2 की बात अपनी तरफ से रख देते हैं, फिर उसको कोई प्रश्न होगा तो ले लेंगे। देखिए, इसको तो अगर मैं अपनी जगह से देखूं तो मैं तो कल उसको रिस्पॉन्ड कर चुका हूं कि अगर व्यवहार का पहला प्रयोजन देखेंगे तो समाज और व्यवस्था ठीक चले, परिवार, समाज और व्यवस्था ठीक चले, उसके लिए व्यवहार की जरूरत है। अगर मैं ठीक व्यवहार नहीं करता हूं तो वो परिवार में व्यवस्था कारण बनता है। ये जो परिचय शिविर में हम लोग सबसे सवाल पूछते रहते हैं कि आपके परिवार में जो दुख है वो सुविधा के अभाव में ज़्यादा है या संबंध का निर्वाह ठीक ठीक नहीं होने के कारण ज़्यादा है। ज़्यादातर लोगों का उत्तर यही आता है, संबंध का निर्वाह ठीक नहीं होने के कारण ज़्यादा है। तो ये व्यवहार की आवश्यकता को तय करता है। वहीं से हम लोग ये बात को फिर कंक्लूड करते हैं कि मनुष्य के लिए सुविधा जरूरी है लेकिन संबंध भी जरूरी है, संबंध में सही व्यवहार जरूरी है। तो एक भाग तो वो है। दूसरा भाग उसका यह है कि ये संबंध और व्यवस्था पूर्वक भी हम क्यों जीना चाह रहे हैं, परिवार, समाज और व्यवस्था में भी हम किस लिए जी रहे हैं। तो ये समझ में आता है कि अपनी जागृति क्रम में हम आगे बढ़ सकें और जो अगली पीढ़ी आ रही है, जो दूसरे लोग हैं, उनकी जागृति में भी सहयोगी अनुकूल वातावरण उनको मिल सके, सबको सहयोग मिल सके, इस आशय से व्यवहार। तो अगर मुझसे पूछेंगे तो समेट करके ये 2 उत्तर है, लेकिन जो मैं बार बार कह रहा था उसको अभी भी ध्यान दिला देता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हमेशा इसी अर्थ में व्यवहार कर रहा हूँ। ठीक है, हम अपनी स्थिति को भी देखते हैं तो यही समझ में आता है कि इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बताइए, आगे चले। वो जो परिभाषा लिखी है ना, वो तो लिखा हुआ है पहला वाला, समाज और व्यवस्था के बनने के संदर्भ में, परिवार, समाज और व्यवस्था के स्थिर होने के संदर्भ में जो श्रम नियोजन है वो व्यवहार। एक से अधिक मानव मिलकर के क्या करेंगे, बड़ी इकाई बनाएंगे। बड़ी इकाई कौन सी होगी, परिवार होगी। आगे करेंगे तो परिवार समूह ये सब होगा, हम उसको समाज कह दे रहे हैं, व्यवस्था कह दे रहे हैं। तो परिवार के रूप में परिवार समूह, ग्राम, ग्राम समूह, अंततोगत्वा जो विश्व परिवार है या अखंड समाज है, सार्वभौम व्यवस्था है, वो एकत्र होने का मतलब है। ऐसे एकत्र होके क्या करेंगे, हम एकत्र हुए हैं, इसका मतलब एक इकाई के रूप में संगठित हुए हैं, व्यवस्थित हुए हैं। उसकी सबसे छोटी जगह परिवार है, सबसे बड़ी जगह विश्व परिवार या अखंड समाज है। एक से अधिक मानव जब एकत्र हो रहे हैं तो सबसे छोटी जगह उसकी परिवार है और सबसे बड़ी जगह उसकी अखंड समाज है। तो ये एकत्र होने का मतलब है। उस एकत्र होने के क्रम में भी और उस एकत्र बने रहने के क्रम में परस्परता में व्यवहार की जरूरत है। उस व्यवहार के तहत हम क्या करते हैं, अगर आप उसको पूछेंगे तो अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते। तो परिवार के रूप में जीते हुए संबंध में जो हमारा दायित्व और कर्तव्य होता है उसको हम निर्वाह करते। समाज में जीते हुए संबंध और संपर्क में जो हमारा दायित्व और कर्तव्य होता है उसका हम निर्वाह करते। वही न्याय है। जब जब इसका निर्वाह हम नहीं करते हैं तो वही अन्याय है। तो अध्याय 16 में हम लोग पढ़ेंगे अन्याय और न्याय में वो तीनों बातें लिखी। दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करना, पालन करना नहीं करना पहला भाग है उसका, तो स्वीकारना नहीं स्वीकारना दूसरा भाग है, तीसरा उसको करना या विरोध करना वो वाली जगह भी है। तो उसको वहाँ एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा और विस्तार से देखेंगे वहाँ पर। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी बातों को हम लोग शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे उसका विस्तार होता जाएगा आगे। तो उसमें से कुछ बातों पर मैं अभी ध्यान दिला दूंगा, कुछ बातों का विस्तार आगे होने ही वाला है, होने वाला है। तो 16वें अध्याय तक जा करके हम उसका विस्तार करेंगे ठीक से। उस समय तक जाके हम उसका विस्तार करेंगे ठीक से। तो ये व्यवहार है भैया। कनेक्ट हुई परिभाषा आपको? बढ़िया।
ठीक है, चलें आगे। बढ़िया। तो कल अध्याय 1 के संदर्भ में जो बातें मैंने शुरू की थी उसको मैं बहुत संक्षेप में वापस रिपीट कर दे रहा हूं कि ये जो अध्याय 1 है सहअस्तित्व, ये जो भूमिका लिखा हुआ देखेंगे ना जहां पे स्लाइड में, वो भूमिका वो है जो हमारी तरफ से लिखा हुआ है। हमारी तरफ से का मतलब प्रेजेंट करने वाले की तरफ से, उसको जो भी हम लोगों को ठीक लगा है वो हम लोगों ने प्लेस किया है। तो भूमिका सारा वो है जो भाषा हम लोगों की दी हुई है। उसके बाद जो मूल वस्तु दिखेगा, इसमें ज्यादातर चीजें वो हैं जो बुक से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इसमें बहुत माइनर भाषा का चेंज होगा, हो भी सकता है चेंज, बट बहुत माइनर होगा। लेकिन ये जो भूमिका वाला भाग है ये पूरी तरह से हम लोगों का लिखा हुआ है, जो इस से है कि वो एक अध्याय दूसरे अध्याय से कनेक्ट हो सके और उस अध्याय में क्या बात कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं वो थोड़ा साफ हो सके। तो पूरे अस्तित्व का होना देखेंगे तो सहअस्तित्व पूर्वक है। क्यों हम इस सहअस्तित्व से शुरू कर रहे हैं उस पर बात है कि ये जो अस्तित्व का होना है वो सहअस्तित्व पूर्वक है। अस्तित्व में अगर कोई एक मूलभूत वास्तविकता है तो सहअस्तित्व है, इसीलिए उसको सत्य या परम सत्य शब्द से इंगित किए हैं दर्शन में ज्यादातर जगहों पर। दूसरी बात ये लिखा हुआ है कि इस सहअस्तित्व को देखेंगे तो इसका होना नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रगटनशील है। ये तीनों शब्द को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं, हालांकि इस पुस्तक में अध्याय 1 में उसको किया हुआ नहीं है बहुत, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कर देता हूं कि नित्य जितना भी लगा हुआ है ना, उसका मतलब है हर देश और काल में होने वाला। तो नित्य का मतलब है हर देश में हर काल में जिसका होना है उसको नित्य कह रहे हैं। तो किसी भी देश में जाएं, किसी भी काल में जाएं, इसका होना बना रहता है, इसलिए उसको नित्य कह रहे, नित्य कह रहे। वर्तमान जो है ये संस्कृत का वर्तती शब्द है। वर्तती का मतलब होता है होना, होना, होना। तो वर्तमान का मतलब जो आज में है, किस काल में जिसका होना होता ही है। तो जिस किसी काल में भी देखने जाते हैं इस वस्तु का होना होता ही है सहअस्तित्व का, इसीलिए लिखा है वो नित्य वर्तमान है। तो सहअस्तित्व से छोटा नहीं हम कर सकते चीज को। आप इकाई को छोटा 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 करते कितना भी ले आए, वो परमाणु परमाणु अंश किसी एक जगह पर जाकर के ये समझ में आता है कि व्यापक और इकाई का सहअस्तित्व ही मूल बात है, उससे पीछे उसका नहीं होना हो सकता। उसको और दूसरी भाषा में कहूं तो इकाई किसी न किसी रूप में बनी ही रहती है, उसका नाश नहीं होता, उसका विलय नहीं होता, उसका समाप्त होना नहीं होता। नित्य प्रभावी होने का मतलब है सहअस्तित्व में रहते हुए इकाई में जो ऊर्जा संपन्नता दिखाई देती है, क्रियाशीलता दिखाई देती है, स्वयं में व्यवस्थित होना दिखाई देता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना दिखाई देता है, ये होता ही है, होता ही है। सहअस्तित्व में रहते हुए उसका जो प्रभाव दिखना है, लूज भाषा में कहें तो वो बना ही रहता है, बना ही रहता है। इकाई की ऊर्जा संपन्नता के रूप में, उसका स्वयं में व्यवस्थित होने के रूप में, उसका समग्र व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, संबंध को पहचानने निर्वाह करने के रूप में। पीछे सार सत्र में हम बहुत उसका विस्तार कर चुके हैं। आप लोग जब पुस्तक पढ़े हैं तो उसका बहुत सारा विस्तार हो चुका है, इसलिए मैं बहुत विस्तार नहीं करता। नित्य प्रगटनशील होने का मतलब है हर रोज उसमें नई नई अभिव्यक्तियां होती रहती। किस तरह से एक्सप्रेस होता है उसका एक मोटा क्रम देखेंगे तो किसी भी धरती पर सबसे पहले पदार्थ अवस्था के अनेक प्रकार के अणु परमाणुओं का होना होता है, फिर प्राण अवस्था का होता है, फिर जीव अवस्था का होता है, फिर ज्ञान अवस्था का होता है। ये एक मोटा क्रम दिखाई देता है किसी धरती पर। और इन अवस्थाओं में भी देखेंगे तो हर रोज कुछ न कुछ नया प्रगटन दिखाई देता है, नया प्रगटन दिखाई देता है। इन चारों अवस्थाओं में जो जड़ वाला पार्ट है उसमें हर रोज नया प्रगटन दिखाई देता है। विकास के रूप में। जी जी। अभी तो मैं नहीं कनेक्ट कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। इसके ठीक बाद ये लिखा है कि सहअस्तित्व की ही प्रगटनशीलता के क्रम में मानव का भी होना है।
तो जो गणेश जी बार बार इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि मनुष्य का होना नियति सहज विधि से, होने के बाद हम और आप कुछ करने के लिए सोचते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन अपने होने को देखेंगे तो होना तो नियति सहज ढंग से, अस्तित्व सहज ढंग से हो गया है, उसके लिए हमने कुछ किया नहीं। मानव का निर्णय, मानव का करना तो होने के बाद है ना। तो अपना होना भी देखेंगे तो सहअस्तित्व की अभिव्यक्ति क्रम में हो गया है। इसी क्रम में यह भी दिखता है कि मानव में इस सहअस्तित्व को समझने की क्षमता भी है, जिज्ञासा भी है, आगे देखेंगे तो अवसर भी है, संभावना भी है, वो सब है। और आखिरी बात ये लिखी हुई है कि इस सहअस्तित्व को समझकर और सहअस्तित्व पूर्वक जीकर ही मानव सुखी होता है, तृप्त होता है, सुख की निरंतरता को पा पाता है, जो उसकी मूल चाहना है, और ये चाहना हर आदमी में बना हुआ ही है। तो बहुत संक्षेप में कहें तो अस्तित्व का होना सहअस्तित्व पूर्वक है, मानव का होना सहअस्तित्व पूर्वक है, मानव में इस सहअस्तित्व को समझने की क्षमता है, और इस सहअस्तित्व को समझ करके जी करके ही मानव सुखी होता है, जो उसकी मूल चाहना है। तो अस्तित्व की जगह से भी देखेंगे तो सहअस्तित्व मूल बात है। मानव के होने को भी देखेंगे तो सहअस्तित्व पूर्वक ही। मानव की जो चाहना है निरंतर सुखी होना, वो भी सहअस्तित्व को समझकर सहअस्तित्व पूर्वक जीकर ही सहअस्तित्व मूल वस्तु है, जिस पर पहले बात करने की जरूरत है। प्रभावी का मतलब इकाइयों, एक इकाई से दूसरी इकाई पे जो प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, अभी जो यहाँ नित्य प्रभावी होना सहअस्तित्व के संदर्भ में कह रहे हैं, वो तो व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए इकाई में कुछ प्रभाव दिखता है। जी, क्रियाशीलता के रूप में, जी, उस अर्थ में नियंत्रित होने के रूप में, और संबंध को पहचानने निर्वाह करने के रूप में, ये जो तीन चीजें वहां दिखती है उस अर्थ में है ये। मतलब व्यापक और इकाई के संदर्भ। जी 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 जी, एक्सप्रेस होना बार बार। जी, अभी भी नए पदार्थ अवस्था बन रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। पदार्थ अवस्था में नई नई रचनाओं का बनना होता ही है, प्राण अवस्था में भी है। एक के बाद एक होता है ऐसा, माने पदार्थ अवस्था पूरा होने, एक्सप्रेशन होने के बाद ही प्राण अवस्था आएगा ऐसा। एक लेवल पर उसको कहेंगे तो भाषा ये बनेगी कि पदार्थ अवस्था के समृद्ध होने से प्राण अवस्था का होना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पदार्थ अवस्था में कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर क्रिया हो रही है तो नई संगठन विघटन के तहत नई नई रचनाओं का होना होगा ही, होगा ही। वही चीज प्राण अवस्था में भी दिखती है, नए पेड़ पौधों का होना दिखता ही है। ये ठीक है कि उनकी एक परंपरा बनी हुई है, उस विधि से चल रहा है, तो हम आम का पौधा कह लेते हैं तो ऐसा लगता है आम का पौधा है, लेकिन आप देखें तो आम का पौधा कितना पैदा हुआ और कितना मर गया, कितना आज भी पैदा हो रहा है। रासायनिक कार्यक्रम के साथ ही होता है ना। रासायनिक के साथ तो फिर आदमी कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन आदमी नहीं भी इन्वेस्ट करे नहीं कर रहा, हाँ, वो भी प्राण अवस्था तो का वही होगा। स्वाभाविक रूप में होगा ही ना। हाँ, भौतिक परमाणु और ये रासायनिक। भाई नीम का पौधा होता ही है, नीम का बीज होता ही है, फिर से नया पौधा पैदा होता ही है। नया पौधा गुण में भले पुराने पौधे जैसा हो, बट रूप में तो अलग ही होता है। जो हाइब्रिड पेड़ पौधे स्मार्ट मटेरियल होते हैं आजकल, है ना, वो आदमी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आदमी अपने होने के बाद ये सब जगहों पर अपना क्रिएटिविटी लगा रहा है, लगा रहा है क्रिएटिविटी। तो ये सहअस्तित्व का महत्व समझ में आया कि क्या महत्व है सहअस्तित्व का, क्यों हम चर्चा को यहां से शुरू कर रहे हैं। ये भूमिका इसलिए है कि क्यों हम चर्चा को शुरू कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यानाकर्षण है कि वहीं से चर्चा को क्यों शुरू कर रहे हैं। इस पर कोई प्रश्न हो तो बताइए, अदरवाइज आगे चलिए। जी जी इसको व्यापक का प्रभाव बोल सकते हैं। जी जी जी, लूज भाषा कहेंगे तो प्रभाव कहेंगे। नहीं तो वो बोलते हैं ना कि प्रेरणा हाँ, मिलती है। वही वही।
तो वो प्रेरणा देता है ये भाषा नहीं प्रयोग करते हम लोग, प्रेरणा उपलब्ध है ये भाषा प्रयोग करते हैं। मतलब क्रिया का सेंस नहीं जाए उतने भर के लिए भाषा को बचाते रहते हैं, जितना बचा सके हम लोग। नहीं, प्रकटनशीलता को तो मैं ये पूरा क्रम कह रहा हूं। पदार्थ अवस्था का होना, उससे फिर प्राण अवस्था का होना, उससे फिर जीव अवस्था का होना, उससे फिर ज्ञान अवस्था का होना, ये पूरा प्रकटन है। ज्ञान अवस्था में भी देखेंगे नित्य मानव का होना, फिर आगे जागृत मानव का होना, फिर जागृति पूर्ण मानव का होना। ये पूरा अस्तित्व के अनफोल्ड होने का, प्रकट होने का, एक्सप्रेस होने का डिजाइन है। उसका जो हाईएस्ट जगह समझ में आता है वो आचरण पूर्ण मानव समझ में आता है, आचरण पूर्ण जीवन समझ में आता है। ये प्रकट शब्द से इंगित करें, ये प्रकटनशील का फिर क्या? यही हिंदी मतलब यही होता है किसी चीज के प्रकटनशील होने का मतलब, एक्सप्रेस होना, उसका अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार से होते रहना, ये प्रकटनशीलता है। हिंदी मतलब भी यही है, प्रकटनशील किसी चीज के होने, किसी चीज के प्रकट होने का मतलब होता है उसका दिखाई देना। दिखाई देना प्रकट और अप्रकट इस रूप में प्रयोग होता है, दिखाई देना। तो सहअस्तित्व में आप देखेंगे तो ज्ञान अवस्था भले किसी समय में जाके दिखाई देती है, लेकिन इसका बीज रूप जीवावस्था में है। जीवावस्था किसी समय धरती पर आएगी, लेकिन उसका बीज प्राण अवस्था में है। बीज का मतलब किसी फॉर्म में उसका हुआ है, तब तो एक्सप्रेस होता है। तो प्रगट तो तब हुआ जब ज्ञान अवस्था दिख गई, ठीक है, लेकिन उसका बीज तो पीछे है, वही अनफोल्ड हो करके यहां आ रहा है। वैसे ही हम अभी भ्रमित मानव की स्थिति में हैं, जागृत होने का बीज है हम में, क्षमता है हम में, तो जब वो अनफोल्ड होगा तो हम जागृत भी हो पाएंगे। तो मानव के होने तक ये अनफोल्डिंग स्वाभाविक रूप से है। मानव एक बार हो गया, हम आप जिस स्थिति में हैं, यहां से आगे बढ़ने में हमारे आपके प्रयास का रोल है। तो ये जो लिखा है ना कि मानव का होने तक देखेंगे ना, तो वो तो नियति सहज स्वाभाविक ढंग से हो गया है। यहां से आगे जो होने का काम होना है उसमें हमारा आपका प्रयास शामिल है, समाहित है, क्योंकि हमारे आपके पास कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। ये बात नीचे ये लिखा है कि सहअस्तित्व को जब तक हम समझते नहीं है, इसका मतलब जब तक हमको अनुभव नहीं होता है, बोध नहीं होता है, हम चीजों को साफ साफ देखते नहीं है, और जब तक हम सहअस्तित्व पूर्वक जीते नहीं है, इसका मतलब सम्मान, स्नेह, विश्वास, प्रेम, ये सब के भाव से जब तक हम जीते नहीं है, तब तक सुखी नहीं हो पाते। तो जब तक लड़ाई झगड़ा मारपीट आपस में कर रहे हैं, तब तक कैसे सुखी होंगे? सहअस्तित्व के बदले विरोध पूर्वक जी रहे हैं तो खुद दुखी होंगे, दूसरे को दुखी करेंगे। तो सहअस्तित्व पूर्वक जीने से ही सुख मिलता है, और सुखी होना तो हम सब चाहते हैं, कोई आदमी नहीं है जो दुखी होना चाहता है। तो सहअस्तित्व पूर्वक जी करके ही मानव सुखी होता है। सहअस्तित्व पूर्वक जीने के लिए विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम पूर्वक जीने के लिए विश्वास को समझना जरूरी है, सम्मान को समझना जरूरी है, स्नेह को, प्रेम को समझना जरूरी है, आदमी क्या चीज है इसको समझना जरूरी है। बिना समझे कैसे जिएंगे? हम लोग परिचय शिविर में बार बार ये पूछते हैं कि हर आदमी अपने घर परिवार में सुखी होकर के जीना चाहता है। ये चाहना होने के बावजूद भी एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 सप्ताह में कुछ ना कुछ मनमुटाव हो जाता है। तो चाहते तो नहीं है हम खराब करना, लेकिन कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। उससे ये समझ में आता है कि बिना चीजों को ठीक ठीक समझे हम कितना भी मेहनत करें, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती। हमारे यहाँ ट्रेडिशन में वो कृष्ण यशोदा की कहानी सुनाते हैं, वो देखे होंगे ना। एक बार बचपन की कहानी है, भगवान श्री कृष्ण कुछ बदमाशी कर रहे तो यशोदा मैया एक रस्सी लाती हैं कि उनको बांध दें, ठीक है। तो पहली रस्सी लाती हैं, वो 2 अंगुल छोटा पड़ता है। दूसरा रस्सी लेके आती हैं, बांधने करके वापस दिखता है कि वो 2 अंगुल फिर से छोटा है, ठीक। ऐसा वो सारी रस्सियों का प्रयोग कर लेती, लेकिन वो दिखता है कि 2 अंगुल अभी भी छोटा है। तो ये जो सारा प्रयास है ना, बिना समझ के जब जीने का करते हैं ना,
तो कितना भी मेहनत कर लें वो 2 अंगुल छोटा ही पड़ जाता है। छोटा ही पड़ जाता है, क्या करिएगा। इसलिए समझना जरूरी है, जरूरी है। तो इसलिए वो नीचे लिखा है कि सहअस्तित्व को समझे बिना, सहअस्तित्व पूर्व, सहअस्तित्व का मतलब साथ साथ होना एक दूसरे के, और एक दूसरे के लिए सहयोगी होना, पूरक होना। तो उसको साथ तो थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कई बार साथ साथ का सबसे सिंपल मतलब है तो परिवार के रूप में हमारा साथ साथ होना है। ठीक है, अब परिवार में हम हैं तो साथ साथ हैं ही। उसमें आप देखेंगे तो माता पिता हो ही जाते हैं, पुत्र पुत्री हो ही जाते हैं, भाई बहन हो ही जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे देखेंगे तो थोड़ा एक्सटेंड करेंगे उस फैमिली को तो मित्र आ जाते हैं, गुरु शिष्य आ जाते हैं, ये सब संबंध आ जाते हैं। इन संबंधों में एक दूसरे से हमारा कुछ निश्चित अपेक्षा होता है, तो हमारा कुछ दायित्व और कर्तव्य होता है जो आपके लिए हम करते हैं। तो मैंने मित्र के रूप में ठीक किया, या मैंने पति के रूप में ठीक किया, पत्नी के रूप में ठीक किया, माँ बाप के रूप में ठीक किया। ऐसे ही बच्चे की जगह से भी है कि भी कुछ निश्चित जिम्मेदारियां हैं जो उसने किया तो बच्चे के रूप में निर्वाह ठीक किया। तो दोनों तरफ से कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। मेरी तरफ से जो जिम्मेदारी है उसका आप अपेक्षा करते हैं हमसे, आपकी तरफ से जो जिम्मेदारी है उसका मैं अपेक्षा करता हूं आपसे। तो हम दोनों सिर्फ अपेक्षा करें एक दूसरे से, इससे तो कुछ पूरा होना नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं तो आपकी अपेक्षा पूरी हो जाती है, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं तो मेरी अपेक्षा पूरी हो जाती है। इसलिए मूल मुद्दा जो है हम दोनों के साथ रहने में, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। उसी को दायित्व कहते हैं, उसी को कर्तव्य कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि हर संबंध में क्या जिम्मेदारी है, तो वो अध्याय 16 में बताएंगे एक एक संबंध में कि क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको वहां जाके एक्सपेंड करेंगे। 16वें अध्याय तक रहस्य रहेगा। अब वो तो है ही कि एक एक करके जब एक एक करके चल रहे हैं तो वैसे ही चलेंगे और क्या। तो मैंने कहा ना, जो शुरू में हम बोल दिए जितनी बात किताब में, उसी का विस्तार करते रहेंगे हम आखिरी तक, आखिरी तक उसी का विस्तार करेंगे। अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे। जो पहले ही लाइन में हमने कह दिया सत्ता में संपृक्त प्रकृति, उसका भी अनुभव। अब इससे अधिक क्या है। मानव की सर्वश्रेष्ठ क्रिया अनुभव है, और सत्ता में संपृक्त प्रकृति या व्यापक में संपृक्त प्रकृति अस्तित्व सर्वस्व है। तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान में इससे अधिक क्या हो सकता, सत्ता में संपृक्त प्रकृति से अधिक। और मानव में देखेंगे तो ऊपर का छोर अनुभव, नीचे का छोर व्यवहार, वो दोनों उसमें आ चुका, तो उससे अधिक क्या बात करेंगे। व्यवहार प्रमाण की ये 2 महिमा है हमारे। एक तो हमारी जो समग्र व्यवस्था में भागीदारी है, हर इकाई का स्वयं में व्यवस्था होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना। व्यवहार प्रमाण ये बताता है कि मैं समग्र व्यवस्था में ठीक ठीक भागीदारी कर रहा हूं। तो परिवार व्यवस्था में रहते हुए माता पिता के रूप में जो हमको करना है, भाई बहन के रूप में जो हमको करना है, पति पत्नी के रूप में जो हमको करना है, अगर मैं उसको व्यवहार में ला दे रहा हूं तो मैं ठीक जी रहा हूं। ये प्रमाण है इस बात का कि मैं भागीदारी ठीक कर रहा हूं। दूसरा महिमा इसका यह है कि मैं जब ठीक जीता हूं तो समाज में, परिवार में एक अनुकूल वातावरण बनता है। उसी को मैं कहता हूं कि दूसरे को भी सहयोग मिलता है, सहयोग मिलता है। तो हमारे ठीक जीने से परिवार में दूसरे लोगों को जागृति के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है, और हमारे ठीक नहीं जीने से बाधा पैदा होती है। तो जो उदाहरण मैं बार बार दे रहा हूं, सुबह आप कुछ कह देते, हमको नहीं ठीक लगता, मन खराब हो जाता है, शाम तक वो मन खराब रहता है। जब तक वो धीरे धीरे नॉर्मल होता है तब तक कुछ और घटना हो जाती है, उसके कारण अगली बार मन खराब रहता है। ऐसा एक क्रम चलता रहता है। तो ये बाधा है, ये बाधा है। क्या चीज? ये जो 3 बातें हम लोग कहते हैं ना सहअस्तित्व में, किसी इकाई का ऊर्जा संपन्न होना,
उसका स्वयं में व्यवस्थित होना और उसका दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को पहचानना, निर्वाह करना, ये तीनों बातें अस्तित्व की किसी भी इकाई के लिए देखें उसके साथ बना ही रहता है। कोई इकाई अस्तित्व में ऐसी नहीं मिलेगी जो क्रियाशील नहीं हो। अस्तित्व में कोई ऐसी इकाई नहीं मिलती है जिसका स्वयं में व्यवस्थित होने का स्वरूप नहीं हो। आदमी में उसको दो भाग में बांट करके हम पहले देख चुके हैं, तो हम उसको नहीं विस्तार करेंगे अभी। और दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को पहचानने, निर्वाह करने वाली बात भी हर इकाई के साथ दिखता ही है। इसी बात को कह रहे हैं कि अस्तित्व, सह अस्तित्व जो है वो एवर इफेक्टिव है, उसका प्रभाव बना ही रहता है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है कि इकाई उसके प्रभाव से बाहर, और उसके प्रभाव के रूप में ये तीन बातें दिखती: ऊर्जा संपन्नता, नियंत्रित होना, संबंध को पहचानना और निर्वाह करना, उसको कह रहे। ठीक है, आगे चले। तो अध्याय 1 में जो हम लोगों ने मुख्य बातें की थी उसको अगर देखेंगे तो इस सहअस्तित्व को फैला करके देखा था कि सत्य में संपृक्त प्रकृति यही अस्तित्व सर्वस्व है। व्यापक में संपृक्त प्रकृति यही अस्तित्व सर्वस्व है। ये हमको कहाँ दिखता है अपने में ठीक ठीक, उसको अगर देखेंगे तो अनुभव की क्रिया जो जीवन में होती है उसमें ये हमको अपने में ठीक ठीक दिखाई देता है। तो सहअस्तित्व का ठीक ठीक पता चलना जीवन में अनुभव की क्रिया में होता है। इसीलिए लिखा है अनुभव पूर्वक, अनुभव पूर्वक। इस अनुभव के क्रम में ये जो सत्ता में संपृक्त प्रकृति हमको दिखा, तो सत्ता का जो अनुभव हमको हुआ या सहअस्तित्व का जो अनुभव हमको हुआ, इसकी तो निरंतरता बनी रहती। लेकिन प्रकृति में जिन इकाइयों को भी हमने देखा उसको हर समय नहीं देखते रहते। किसी समय किसी इकाई को देख उसका अध्ययन कर लिया, फिर वो हमारी स्मृति में बना रहता है। तो हमारे मन, वृत्ति, चित्त में या बुद्धि में उस प्रकृति के दर्शन की स्मृति बनी रहती है, उसका स्मरण बना रहता है। मैंने यहाँ चित्त लिख दिया है ब्रॉडली, क्योंकि चित्त ही सामान्य रूप से उसमें मुख्य रूप से एक्टिव है, बट आगे पीछे जोड़ेंगे तो पूरा ही है, पूरा अंतःकरण का ही भागीदारी है। तो सहअस्तित्व में अनुभव, प्रकृति के दर्शन की स्मृति, उसके साथ हम मानव व्यवहार का विश्लेषण कर रहे हैं। और विश्लेषण का मतलब अब उसको हम विस्तार से व्याख्यायित करेंगे। व्याख्यायित करेंगे, कितना व्याख्यायित करेंगे? तो इतना व्याख्यायित करना जरूरी है कि अगले को उसका समझ में आ जाए, अगले को अनुमान बन जाए। इतनी व्याख्या पर्याप्त है। अगले को उसका एक अनुमान बन जाए, इतनी व्याख्या पर्याप्त है। फिर कह रहे हैं कि ये जो सहअस्तित्व है, मानव इसको समझने वाली इकाई है, और जागृत मानव, समझदार मानव उसको पूरी तरह से समझ पाता है। वो दूसरा सूत्र था जो लिखा था, मानव ही दृष्टापद प्रतिष्ठा में गण्य है। आगे देखेंगे तो यही सहअस्तित्व जिसको व्यापक में संपृक्त इकाइयों के रूप में हमने देखा था, उस दोनों का कुछ क्वालिफिकेशन लिखा है कि व्यापक अखंड है या पूर्ण है, ऐसा दोनों शब्द मिलेगा आपको। इकाई जो जड़ चैतन्य स्वरूप में है, इनकी संख्या के बारे में लिखा है कि अनंत है, अनंत है। और सहअस्तित्व में ही देखेंगे तो सत्ता का, व्यापक का प्रकटन नियम, न्याय, समाधान या धर्म और आनंद या सत्य के रूप में होता। तो नियम, न्याय, धर्म, सत्य की जो बात हम करते हैं वो देखेंगे तो सहअस्तित्व की ही अभिव्यक्ति है मानव के जीने के सभी आयाम में। तो अनुभव आयाम में वो सत्य या आनंद के रूप में, विचार आयाम में धर्म या समाधान के रूप में, व्यवहार आयाम या आचरण आयाम में न्याय के रूप में, और कार्य या व्यवसाय आयाम में नियम के रूप में दिखाई देता है। इसको दूसरी तरफ से कहेंगे तो नियम, न्याय, धर्म और सत्य को हम जितना जितना समझने और जीने का काम करते हैं, उतना उतना सहअस्तित्व को ही समझने और जीने का काम हो रहा है।
और इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि नियम, न्याय, धर्म और सत्य को जितना जितना हम समझने और जीने का काम करते हैं, उतना उतना सहअस्तित्व को ही समझने और जीने का काम हो रहा है। इसलिए उतना उतना हम सहअस्तित्व के करीब होते जाते हैं, करीब होते जाते हैं। और सत्य को समझने, सत्यपूर्वक जीने की जगह पर हम पूरी तरह से सहअस्तित्व के प्रतिरूप हो जाते हैं, फोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी, कि जैसा सहअस्तित्व है हम पूरी तरह से उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। यानी अब हमारे होने और जीने में और सहअस्तित्व में कोई गैप नहीं बच गया। जैसा अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है, मेरा होना और मेरा जीना पूरी तरह से वैसा हो गया। इसी को कहते हैं सत्य को समझना और सत्यपूर्वक जीना। इसी सहअस्तित्व में अनुभव तक पहुंचने के लिए देखेंगे तो अध्ययन और अभ्यास, अध्ययन और अभ्यास, और अध्ययन और अभ्यास पूर्वक जो जीवन में उपलब्धि होती है उसको देखेंगे तो ज्ञान, विवेक और विज्ञान है, जिस पर पहले बहुत बात हो चुकी है, तो मैं बहुत एक्सपेंड नहीं करता हूं। ज्ञान का उद्घाटन किसको होगा? इकाई को, जीवन को, मानव जीवन को। वही ज्ञान जब व्यापक के रूप में है तो असीमित है, और जब वो इकाई में होता है तो वो उस इकाई में सीमित है। वही सीमित है कहने से ज्यादा अच्छा होगा कि इकाई में क्रिया रूप में दिखाई देता है। उसको सीमित कहना थोड़ा भाषा नहीं बनता। रूप के रूप में सीमित कहें तो समझ में आता है, गुण को सीमित कहना, स्वभाव को सीमित कहना थोड़ा भारी पड़ता हमको। मतलब टेक्निकली आप समझ सकते हैं उसका क्या मतलब है। और वो अनुभूत होगा ना उनको, सत्ता महता अनुभूत होगी ना। जी जी इकाई वो तो दिखाई देगी। जी जी, मतलब वो तो है ही ऑलरेडी, है ना। जागृत अनुभव के बाद मानव को दिखाई देगा। जी जी उनके लिए उद्घाटन, जी जी जी, इस उद्घाटन हेतु अध्ययन, यानी अनुभव के लिए अध्ययन, अनुभव के लिए अध्ययन। अध्ययन। अगर आपको ज्ञान हुआ तो वो दूसरे को नहीं होता है ना, मतलब वो उसको भी होना है। बेसिकली वो एक प्रेम के अंदर तो है ही। मैं क्या बोलूं, मतलब आपकी भाषा हमको पकड़ में आ रही है जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं उसको शब्द को वो किया कि मैं उसको सीमित नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ किसी एक इकाई में ज्ञान हुआ है ये कहूंगा। ज्ञान हो गया, इसका प्रमाण होता है विवेक और विज्ञान। जी विवेक संबंध विज्ञान, विज्ञान संबंध विवेक जी संपन्न हो जाए। जी, उसका मतलब यही है कि अनुभव के आधार पर विचार में समाधान हो जाए, यानी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि पूरा व्यवस्थित हो जाए, वही विवेक है, वही विज्ञान। अलग से कहाँ होगा विवेक और विज्ञान। ठीक है, तो विवेक की जगह मुख्य रूप से चित्त है, विज्ञान की जगह मुख्य रूप से वृत्ति है, विचार है मुख्य रूप से। तो वहां पर जाकर के वो व्यवस्थित हो जाए, वही विवेक और विज्ञान है। तो समझदारी का प्रमाण दिखाई देता है विवेक की जगह पर, विज्ञान की जगह पर। मतलब वही आदर्श सत्य की दृष्टि को लगी जी तर्कसंगत रूप से हमें समझ में आएगा कि दिशा हमारी है। जी जी जी, अब अभी तक विज्ञान को कोई भौतिक रसायन में हाँ नहीं, तो यहाँ ब्रॉडर सेंस में वो है कि विवेक से लक्ष्य तय होता है, विज्ञान से उसकी दिशा तय होती है, दिशा तय होती है। तो अध्याय 1 में देखेंगे तो हमने तो इतनी ही बात की थी। इस पर कोई भी प्रश्न हो अब लौट करके अध्याय 1 का तो बताइए, उसको पूरा कर देते हैं, अदरवाइज हम अध्याय 2 पर चलेंगे। अध्ययन और अभ्यास के बारे में इस पर पहले बहुत बात कर चुका हूं, इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया हूं भैया, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं। अध्ययन और अभ्यास का बारीक अंतर यह है कि अध्ययन का मतलब है किसी वस्तु को देखना। देखना, देखेंगे तो क्या क्या चीज देखेंगे, तो उसका रूप देखेंगे, उसका गुण देखेंगे, उसका स्वभाव देखेंगे, उसका धर्म देखेंगे, ये देखेंगे, पूरा देखना इतना है, ये अध्ययन है।
तो हम अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसके रूप गुण स्वभाव धर्म को हम देखते हैं, ये अध्ययन। अभ्यास क्या है? अभ्यास यह है कि जो देखा हमने उसके हिसाब से मेरा पूरा कल्पनाशीलता व्यवस्थित हो जाए, मेरा जीवन क्रिया व्यवस्थित हो जाए, वो जीने में उतर आए। तो अध्ययन प्रधान रूप से जानने से जुड़ता है। अभ्यास जो है वो जान करके मानने और जीने और आचरण में उतरने से जुड़ता है। तो आपने जिन चीजों का पुराना अभ्यास अगर बना लिया है उल्टा करने का, तो धीरे धीरे अभ्यास करके ही वो सीधा होता है। अभ्यास करके ही वो सीधा होता है। और उसमें अध्ययन पूर्वक अगर दिख जाए कि जो कर रहे हैं वो गलत है, अन्यथा करना ठीक है, तो हमको ठीक क्या है वो पता चला अपने में, फिर धीरे धीरे अगर अभ्यास को करेंगे तो वो सीधा भी हो जाएगा जो उल्टा था पहले। तो अध्ययन प्रधान रूप से जानने के अर्थ में है, समझने के अर्थ में। अभ्यास प्रधान रूप से उसके आचरण के संदर्भ में, उसके जीने के संदर्भ में, उसका अपने में स्वीकृत हो जाने के अर्थ में। तो वो जो सूत्र लिखा रहता ना शुरू में, उपदेश जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो। ये जो माने हुए को जान लो है ये अध्ययन है, अध्ययन पूर्वक सफल होता है। और जो दूसरा है जाने हुए को मान लो, वो अभ्यास पूर्वक सफल होता है। तो इस पर थोड़ा बात हम और करेंगे जब हम उन सूत्रों को विश्लेषित करेंगे, तब करेंगे। बताइए, अध्याय 1 पर कोई और बात तो नहीं करनी? जी, व्यापक वस्तु सर्वत्र है और वो ज्ञान रूप में उपलब्ध है। यानी आप जहां कहीं भी रहें, जिस देश में भी रहें, जिस काल में भी रहें, आपको ज्ञान की संभावना है, ज्ञान में अनुभूत होने की संभावना आपकी एक जैसी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कम है वहाँ ज्यादा है। इकाई ज्ञान शब्द के संदर्भ में देखेंगे तो मुख्य रूप से ज्ञानावस्था पर ही ध्यान दिलाते हैं। अगर आप ज्ञान का मतलब सिंपल व्यापक वस्तु लेंगे तब तो हर किसी के लिए होगा, लेकिन व्यापक का कौन सा नाम कब देते हैं वो किसी रेफरेंस से जुड़ा हुआ है। तो उसको ज्ञान हम तब कहते हैं जब ज्ञानावस्था के संदर्भ में उसको देख रहे। चेतना उसको तब कहते हैं जब चैतन्य के संदर्भ में देख रहे। तो ऐसा रेफरेंस के रूप में देखेंगे तो वो है कि ज्ञान अवस्था के लिए ही ध्यान दिला रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्ञान बराबर व्यापक वस्तु कहते हैं तो वो सबके लिए सही है। शून्य का मतलब भी वही है, क्रिया का अभाव, क्रिया शून्य, क्रियाहीनता वो लिखा है, यानी एक्टिविटी नहीं है, नो एक्टिविटी नहीं है। ज्ञान क्रिया नहीं है, ज्ञान स्थिति है, गति नहीं है, और स्थिति में भी क्रिया नहीं है। वो क्रिया है, वो क्रिया है। जीवन में जो स्थिति है वो क्रिया है, लेकिन ज्ञान जो है वो क्रिया नहीं है। व्यापक जो है वो क्रिया नहीं है, स्थिति है। स्थिति क्रिया नहीं है। जी, अनुभव स्थिति क्रिया है। तो वो जो बार बार कहते हैं ना, सत्ता मध्यस्थ है, आत्मा जो है वो मध्यस्थ क्रिया है, या अनुभव मध्यस्थ क्रिया है। तो बोल रहे ज्ञान अनुभव काल में आनंद के रूप में। जी, तो ये आनंद के रूप में ये ज्ञान है। ज्ञान ही आनंद रूप में दिखाई देता है, समझ में आता है। अब जो मैं कल एक सिंपल उदाहरण दे रहा था ना, क्रिया पर अभी आता हूं, वो खट्टा होने के बारे में मैंने बताया था। ये दही और खट्टा होना ये दोनों अलग थोड़ी होगा। आप उसको दही कहो, ठीक है, या खट्टा लगने वाली वस्तु कहो, वस्तु तो एक ही है ना। आप किसी एक प्रॉपर्टी की तरफ से उस पर ध्यान दिला रहे हो। तो किसी वस्तु की कई सारी प्रॉपर्टी होती है, उसी हिसाब से उस वस्तु के अलग अलग नाम होते हैं। तो दही में कई सारे गुण हैं, खट्टा लगना उसका एक गुण है, ठीक है, रूप में उसका कुछ है, सफेद होना, उसका और भी बहुत सारा गुण है।
ये सब गुण के आधार पर उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ये जो हिंदी में इतने सारे पर्यायवाची शब्द देखते हैं ना, वो पर्यायवाची शब्द इसलिए आए हैं क्योंकि अलग अलग गुणों को वो इंगित करते हैं। जैसे आग है, अग्नि है, पावक है, ऐसे बहुत सारे नाम देते हैं ना। ठीक है, हिंदी में बच्चों को याद करवाते हैं पर्यायवाची शब्द, अंग्रेजी में भी सिनोनिम्स बताते होंगे। तो वो जो अलग अलग नाम हैं, ये इसलिए नहीं है कि किसी ने अपना जो है मन में आया और 20 ठो लिख दिया। उसका मुख्य कारण यह है कि उस वस्तु के अलग अलग गुणों को देख करके उसका अलग अलग नाम दिया गया। जैसे आग का एक गुण है गर्मी देना, इस आधार पर उसका एक नाम है। आग का एक गुण है सोने में जितनी भी अशुद्धि होती है वो सबको जला करके उसको शुद्ध कर देता है कि नहीं। तो पावक नाम वहां से पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला। तो बात तो उसी एक अग्नि की हो रही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरह से उस पर ध्यान दिला रहे हैं। ऐसे जंगल में आग लग जाती तो उसको पावक नहीं कहते, तो वो दावाग्नि है, दावानल है, उसको पावक कहेंगे तो अर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये सब बारीकियां हैं उसको। तो इसीलिए कब क्या नाम दे रहे हैं वो उसके किसी खास महिमा को इंगित कराने के लिए देते हैं। तो अनुभव काल में जो आनंद होता है, उस आनंद का मैं क्रिया रूप में आपको उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर दे रहा हूं, तो आपको पकड़ में आएगा। अनुभव काल में जीवन को जो आनंद महसूस होता है उसका आधार व्यापक वस्तु समझ में आता है। इसलिए व्यापक आनंद स्वरूप है, जीवन को आनंद महसूस होता है। आ गया? तो बस ठीक है, और क्या। तो व्यापक आनंद स्वरूप है, जीवन को आनंद महसूस होता है। व्यापक समाधान स्वरूप जीवन के विचार आयाम में वो अभिव्यक्त होता है। व्यापक न्याय स्वरूप है, जीवन में या मानव में व्यवहार आयाम में वो अभिव्यक्त होता है। अब इस भाषा पर आप रिफ्लेक्ट ही करें, हम बार बार उतना ही कहेंगे कि इसको सोचिए, थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए धीरे धीरे, तो मतलब क्लियर होगा। शब्दों से नहीं हो सकता एक पॉइंट से ज्यादा। व्यापक की अभिव्यक्ति इन गुणों के रूप में प्रकट हो रही है, यही कहना चाह रहे हैं। सहअस्तित्व में रहते हुए, जी, अगर उसको और शार्प करना हो तो सहअस्तित्व में रहते हुए व्यापक इन स्वरूपों में दिखाई देता है। सहअस्तित्व से अलग नहीं दिखेगा वो, क्योंकि नियम दिखेगा इकाई में। न्याय जिसको दिखना कहते हैं वो दिखेगा इकाई में। आनंद किसको होगा? इकाई को। ठीक है। समाधान किसको होगा? इकाई को। तो सहअस्तित्व में रहते हुए इकाई में जो आनंद दिख रहा है, समाधान दिख रहा है, या जीने में न्याय दिख रहा है, उसका आधार वस्तु व्यापक समझ में आता है, समझ में आता है। इकाई को छोड़कर, जी, इकाई को छोड़ करके वहां नहीं दिखने की बात होगी, क्योंकि ये अविभाज्यता है। इस अविभाज्यता में हम जो है, अब देखने वाला इकाई ही है। इस अविभाज्यता में इकाई अपने में क्रिया को देख रहा है, उस क्रिया के आधार रूप में व्यापक वस्तु को जान रहा है। ऐसा। तो क्रिया आप पूछेंगे दिख कहां रही है? तो इकाई में। क्रिया का आधार क्या है? तो ब्रह्म वस्तु है, व्यापक वस्तु है। आधार में फिर भैया वही ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता फिर उसी तरीके से पहचान। वही तो क्रियाशीलता इकाई में दिखाई देती है। क्रियाशीलता का आधार व्यापक वस्तु समझ में आता है। अगर आनंद बोले या समाधान बोले, ये प्रभाव है। लूजली कहेंगे तो प्रभाव है। हाँ, क्योंकि आधार वस्तु के अनुभव क्रिया होने से मेरे लिए इकाई में तो प्रभाव आनंद है। भैया अभाव लोग कहाँ से बंद हो गए? अभिषेक जी बताएंगे। नीचे भैया वो बहुत हो रहा है। और इसको थोड़ा धीरे धीरे सोचिए। देखिए, इस पर ध्यान देने से ये ज्यादा क्लियर होगा, बजाय इसके शब्दों में उलझने से।
इसको ध्यान देना शुरू करिए कि इकाई सहअस्तित्व में है, ठीक है, इसमें आनंद की क्रिया घटित हो रही है, समाधान की क्रिया घटित हो रही है, उसका आधार समझ में आ रहा है कि व्यापक वस्तु के आधार पर या व्यापक वस्तु में होने के आधार पर यह हो रहा है, तब इस आधार पर व्यापक को कुछ नाम दे रहे हैं, कुछ नाम दे रहे हैं। और ये हर बार पकड़ के रखना पड़ेगा कि व्यापक वस्तु क्रिया नहीं होते हुए भी उसका कुछ तो प्रभाव दिखता ही है, उसकी कुछ तो महिमा दिखती ही है। तो है तो सहअस्तित्व, लेकिन जो उदाहरण में पहले भी दिया था कि सहअस्तित्व होते हुए भी किसकी तरफ से क्या हो रहा है उसको पहचाना जा सकता है। मतलब व्यापक में साम्य ऊर्जा है ना? व्यापक खुद ही साम्य ऊर्जा है। खुद ही साम्य ऊर्जा है। ये जो भाषा भी है ना, ये सब धीरे धीरे पकड़ेंगे तो दिखेगा। व्यापक में साम्य ऊर्जा से कई बार ये सेंस जाता है कि व्यापक कोई अलग चीज है, साम्य ऊर्जा कोई अलग चीज है, एक ही है। उसको व्यापक नाम इस आधार पर देते हैं कि सर्वत्र उसका होना है। साम्य ऊर्जा उसको इस आधार पर देते हैं कि उसके सहअस्तित्व में रहते हुए इकाई ऊर्जा संपन्न दिखती है। और नियम से है जी, है ना? सारी इकाइयां जी नियम पूर्वक है। जी नियंत्रित है। जी तो वो रिफ्लेक्ट होगा, मतलब जिसको अनुभव हो गया जिस मानव को, जी उनको नियम पूर्वक नियम समझ के वो कार्य करते हैं, जी है ना? जी अब चूंकि व्यापक में ये सहअस्तित्व में समस्या है ही नहीं कहीं, जी भ्रांत मानव में ही समस्या है, तो वो रिफ्लेक्ट होगा समाधान के रूप में। जी जी। तो ये जो जीवन की क्रिया है, तो जीवन में एग्जैक्टली बाधित होगा जीवन, होगा। जी अनुभव के समय में आनंद के रूप में। जी जी। तो अनुभव जो व्यापक में हो रहा है, हाँ। ठीक, उसका अभिव्यक्ति जीवन में आनंद के रूप में दिख रहा है। तो आनंद का आधार क्या है, किस बात का आनंद मिल रहा है उसको? अगर मैं लूजली पूछूं कि किस बात का आनंद मिल रहा है, तो जैसा रसगुल्ले का स्वाद मिलता हो ऐसा उस जीवन को अभी किस चीज का स्वाद मिल रहा है? तो सहअस्तित्व कहिए, व्यापक कहिए, जो भी कहिए आप उसको, उसका स्वाद मिल रहा है उसको, अगर भाषा ही देनी हो तो। अब रसगुल्ले का स्वाद तो खा नहीं रहा बेचारा, जो मिल रहा है उसको, व्यापक और सहअस्तित्व अलग अलग चीजें है ना। लेकिन चूंकि इकाई जब भी व्यापक को देखने जाती है तो देखने वाला तो इकाई ही है। इसलिए मैं अगर अपनी जगह से भले कहूं कि मैं व्यापक को देख रहा हूं, लेकिन वस्तुतः तो सहअस्तित्व बना हुआ ही है ना। इसलिए वो दोनों कई बार इंटरचेंजेबली यूज होता रहता है अनुभव क्रिया की जगह पर, क्योंकि अनुभव करने वाली इकाई आत्मा है, ठीक है, जीवन है, जो भी कह लीजिए अभी आप, ठीक है, वो इकाई है। अनुभव की वस्तु देखेंगे तो व्यापक है, और चूंकि अनुभव उसी सहअस्तित्व में हो रहा है, इसलिए सहअस्तित्व को भी अनुभव की वस्तु कहें तो प्रॉब्लम नहीं है, व्यापक को कहें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दर्शन में ये दोनों भाषा आपको मिलेगी। कई जगहों पर व्यापक लिखा मिलेगा, कई जगहों पर सहअस्तित्व लिखा मिलेगा। तो मेरे को ये सेंस बनता है कि तो एक ही होगी ना, उसको चाहे व्यापक से इंगित करने का कोशिश कर रहे हो, चाहे सहअस्तित्व से इंगित करने का कोशिश कर रहे हो। मूल बात यह है कि अनुभव करते समय इकाई वहां रहती है, ठीक है? अनुभव करने वाली इकाई ही है, अन्यथा कुछ नहीं है। आचरण निश्चित हो जाएगा, निश्चितता आ जाती है जीवन में, निश्चितता आ जाती है, तो आचरण के निश्चित आचरण हो गया, जैसे सब अवस्थाओं का आचरण है। जी ज्ञानावस्था का आचरण तो निश्चित है, न्यायपूर्वक व्यवहार जी 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 इससे वो रिफ्लेक्ट होगा। जी जी। तो ये जो न्याय, इसको बहुत सामान्य ढंग से देखेंगे ना, तो व्यवहार में न्याय आता है। इसको और थोड़ा कनेक्ट करके देखेंगे ना, व्यवहार में न्याय आता है विचार में समाधान होने से, विचार में समाधान आता है सत्य में अनुभव होने से, सत्य में अनुभव आता है सहअस्तित्व को देख लेने से या व्यापक वस्तु को देख लेने से। अब आप इसको नीचे से जोड़ लीजिए, जैसा भाषा देना हो दे लीजिए, तो समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। व्यापकता का तो भैया अनुभव की बात कर रहे हो आप, तो अनुभव के बारे में पहले बात करो, सहअस्तित्व भी अनुभव की वस्तु है, तो व्यापक का क्या अनुभव का सेंस नहीं जा रहा भैया? सेंस नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे जाएगा भैया, उसमें क्या कर सकते हैं। लिखा हुआ तो किताब में मिलता ही है कि व्यापक में अनुभव होता है, तो धीरे धीरे ही उसका सेंस बनेगा और क्या। और उसके सेंस बनने के पहले जो है इकाई के स्वभाव धर्म में गति करना जरूरी है, अगर अध्ययन विधि से चल रहे हैं तो व्यापक एक वास्तविकता है, उसको तो पहचानना ही पड़ेगा।
और ये बात कह रहे हैं कि उस व्यापक वस्तु को देख पाने के आधार पर जीवन तृप्त रहता है, उसी को अनुभव कह रहे हैं। अभी व्यापक जो दिख रहा है क्या ये दिखना क्या है? ये दिखना भास है, भास है, ये आभास नहीं है, ये प्रतीति नहीं है, ये बोध नहीं है, ये अनुभव नहीं है। ये जो अभी हमको दिख रहा है ये भास है। उसी को मैंने दूसरी तरफ से कहा था कि ये रूप का विवरण के आधार पर हम देखते हैं कि इकाई है इकाई नहीं है। इस रूप में खाली स्थान हमको दिख रहा है, ये व्यापक का रूप प्रधान विवरण है जो हमको आपको अभी है। तो हमको अभी अभी दिखता है बहुत कुछ, लेकिन वो रूप प्रधान ढंग से दिखता है। गुण भी हम नहीं देख पाते बहुत बार चीजों का। आप पहली बार गौशाला गए हो, गाय का काम कुछ नहीं किए हो, तो गाय तो आपको भी दिखती है, और जो 10 साल से गाय पाल रहा हो उसको भी गाय दिखता है कि नहीं? दोनों के दिखने में कुछ अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। आपको सिर्फ रूप दिखता है उसका, अगले को गुण भी बहुत सारा दिखता है कि नहीं? तो ऐसे ही व्यापक वस्तु के बारे में भी है। अभी हमको वो दिखता है, लेकिन रूप प्रधान ढंग से हम देखते हैं कि वहां इकाई दिख रहा है, यहाँ खाली है, तो ये व्यापक वस्तु, ठीक है? ये रूप प्रधान ढंग से उसको देखना है। जब उसको गुण प्रधान ढंग से देखते हैं तो वो नियम स्वरूप समझ में आता है। जब उसको स्वभाव प्रधान ढंग से देखते हैं तो वो न्याय स्वरूप समझ में आता है। जब उसको समाधान प्रधान ढंग से देखते हैं तो वो धर्म स्वरूप समझ में आता है। और जब उसको अंततोगत्वा अनुभव की जगह से देखते हैं तो वो सत्य स्वरूप समझ में आता है। तो है तो वही व्यापक वस्तु। जैसे मानव है, आप तो हमको दिखाई दे ही रहे हैं, तो हम कह ही सकते हैं कि आदमी हमको भी दिखाई देता है। लेकिन आदमी का क्या दिख रहा? हमको देखेंगे तो शरीर का कुछ रूप रंग आकार दिख रहा, जीवन भी नहीं दिखता बहुत बार, ठीक है? बहुत बारीकी से कुछ देखते भी हैं तो आपकी जीवन क्रिया के बारे में कुछ अनुमान लगा पाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? आप गुस्सा करते हो, नहीं करते हो, इस तरह का कुछ गुण बता देते हैं। ये जो स्वभाव देख पाना है, ये तो बहुत सारे अध्ययन के बाद ही दिखता है कि विश्वास आपका भी स्वभाव है, मेरा भी स्वभाव है, प्रेम पूर्वक जीना आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, वो अनुमान ही बनता है धीरे धीरे। उसका प्रमाणित होना बहुत बचा ही रहता है। ऐसे ही धर्म के रूप में सुख धर्मीयता आप में प्रमाणित हो गई, हम में प्रमाणित हो गई, ये कहाँ दिख पाता है? तो ये जो दिखना है अभी बहुत थोड़े थोड़े स्तर पर तो कुछ होता है। आप बाबा जी की रिकॉर्डिंग सुने होंगे तो बार बार लोग पूछेंगे प्रश्न कि हमको पानी दिखता है तो क्या पानी का साक्षात्कार हो गया हमको? उन्होंने कहा नहीं हुआ। उसका अपना कारण बताया कि पानी की पूरी व्यवस्था में भागीदारी को तुमने समझा कि नहीं समझा, इस आधार पर पानी का सदुपयोग सुनिश्चित किया कि नहीं किया। किया तो साक्षात्कार हुआ, नहीं किया तो काहे का साक्षात्कार। तो वैसा ही है भैया व्यापक के बारे में भी कि हमको भी अभी खाली स्थान के रूप में कुछ तो पता चलता ही है। ये अच्छी बात है कि कुछ पता चलता है तो उसको पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये हमको कुछ ही पता चल रहा है, सब कुछ पता नहीं चल गया है व्यापक के बारे में। तो व्यापक वस्तु में होने के आधार पर हमारा ऊर्जा संपन्न होना है, ये नहीं पता चलता है अभी हमको। ये क्रिया के रूप में भैया दिखता है, क्रिया दिखती है पर उसका आधार व्यापक वस्तु है, ये बात नहीं दिखती। ये अगर दिखता हो आपको तो अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा मैं मना नहीं कर रहा। तो दर्शन तो यही कह रहा है भैया कि आनंद की जगह पर देखेंगे तो आप उसको सहअस्तित्व कह लीजिए, उसको व्यापक कह लीजिए, बट वो किसी दूसरी इकाई पर निर्भर नहीं है हमारा आनंद। अगर मैं उसको बहुत प्रिसाइजली कहूं तो अनुभव की जगह पर आनंद की निर्भरता किसी दूसरी इकाई पर नहीं है, नहीं है। तो अब उसका आधार आप किसको कहिएगा? व्यापक को कह लीजिए, ने अपने को कह लीजिए, दूसरी किसी इकाई को तो कह नहीं सकते हैं, इतना तो पक्का है। तो अनुभव काल में आनंद जो पाता है कोई भी इकाई या जो आनंद महसूस करता है, उसका आधार कोई दूसरी इकाई नहीं है कि उनके कारण आनंद हो रहा है, उनके कारण आनंद हो रहा है। तो स्वयं में है। तो अब आप स्वयं में है तो ये समझ में आता है कि उसका आधार या कारण हमको बोलना ही हो तो दो में से कोई एक बोला जाएगा। या तो आत्मा में हो रहा है तो कहें हम ही को हो गया, आत्मा ही है, या व्यापक को देखें। अनुभव काल में ये बात समझ में आती है, या जो भी पूरा दर्शन कह रहे हैं उसमें ये बात समझ में आता है कि ये सहअस्तित्व में रहते हुए, आत्मा और व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए, इस आत्मा में आनंद का आधार व्यापक वस्तु समझ में आता है, ऐसा कह रहे हैं।
ऐसा कह रहे हैं जी। जो ये भास हो रहा है इसको आप इंद्रिय गोचर में रखेंगे या ज्ञान गोचर में? है तो एक लेवल पर ये ज्ञान गोचर है, एक लेवल पर है तो नहीं है वही, इसलिए मैं कह रहा हूं है तो एक लेवल पर ये ज्ञान गोचर है। बढ़िया सोचिए, मुझे लगता है कि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करके ही हमको चीजों का ठीक ठीक उत्तर मिलेगा। बाकी जितने भी उत्तर किताबों में है या मैं हूं, ये सब ध्यानाकर्षण है उस वस्तु की तरफ। धीरे धीरे वस्तु का ऑब्जर्वेशन होना शुरू हो जाए तो पकड़ में आएगा। जैसे मैं यही बात कह रहा हूं, अनुभव हुए बिना भी मैं ये बात कह रहा हूं कि अनुभव की जगह पर देखेंगे तो आनंद की निर्भरता किसी दूसरे इकाई पर तो नहीं होगी। इतना दर्शन पढ़ के ये बात तो सेंस बनता है कि कोई भी दूसरी इकाई को आनंद के आधार के रूप में नहीं पहचाना गया। तो आनंद अगर है तो वो तो आत्मा और व्यापक के सहअस्तित्व में ही है, कोई दूसरे पर उसकी निर्भरता नहीं है। क्योंकि दूसरे पर निर्भरता हो तो हर जगह वो आनंद नहीं मिलेगा, फिर उस दूसरे को भी पकड़ के पास में रखना पड़ेगा। ये जो भास हो रहा है ये डायरेक्ट देखने का ही कोई अंश है ना? है ना, जीवन में कहीं ना कहीं वो क्षमता है, इसी आधार पर वो भास होता है भैया। अनुमान उसी को कहते हैं। ये जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ये उसी के अंतर्गत हो रहा है ना? जी 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 जैसे संपृक्तता के बारे में बताया गया जी जी तो डूबने को एक सेंस बन रहा है, भास होता है, हाँ होता है, कहीं निकल नहीं सकती बाइक। होता है। धीरे को भी हम देख ही पा रहे हैं कि ये घिरा हुआ है, जी जी लेकिन ये जो भीगने वाला जो है इसका पकड़ कुछ बन नहीं पा रहा है। हम एक सिंपल पकड़ दे देते हैं, भास वाला ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं। वो एकदम सिंपल बात है कि आप जब पानी में खड़े होते हैं ना, तो आप अगर हट जाते हैं पीछे तो उस जगह को पानी आके दूसरी जगह से भरता है। देखें कि नहीं, आप किसी जगह पर खड़े रहिए, हट जाइए पीछे, क्या होता है उस जगह पर पानी सब तरफ से आके भरता है। किसी नदी में देख लीजिए, किसी तालाब में देख लीजिए, एकदम साफ साफ दिखेगा। हवा में भी वो चीज दिखती है, जब थोड़ा बारीकी से देखते हैं तभी तो हमको हवा आंखों से नहीं दिखता, इसलिए हमने पानी के उदाहरण से लिया। हवा में भी वो बात है, विज्ञान में हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं उस बात के कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से जब हटते हैं तो इस जगह को हवा आके सब तरफ से भरती है। विज्ञान में इसके बहुत सारे प्रयोग करते हैं। पानी में तो आप सीधा देख सकते, हवा को भी विज्ञान में हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं जिससे वो दिखता है। व्यापक वस्तु में ये बात नहीं दिखती है कि जहां आप खड़े हैं वहां से आप हट जाएं तो व्यापक को दूसरी जगह से आके उसको भरना पड़ता है। ये दिखता है कि व्यापक पहले से वहां था, आपके हटने से इकाई वहां नहीं रही, लेकिन व्यापक पहले भी था, व्यापक अभी भी है। अगर वहां नहीं होता तो उसको भी दूसरी जगह से आके भरना पड़ता। अगर जहां इकाई है वहां व्यापक वस्तु नहीं होती, मैं जहां खड़ा हूं यहां व्यापक वस्तु नहीं होती, तो मेरे यहां से हटने पर उस जगह को व्यापक वस्तु दूसरी जगह से आके भरती। वो नहीं दिखता है, हमारे हटते ही वहां व्यापक वस्तु का होना दिखाई देता कि नहीं। ये उदाहरण पकड़ में आता। ये जहाँ हम है वहाँ व्यापक है, वो हटने से वो है खाली तो नहीं, क्या बोलेंगे कि वस्तु तो है ही वही तो, जहां मैं पहले था खड़ा वहां व्यापक वस्तु भी थी ही। यही पारगामी होने का मतलब है, और क्या जी। तो जहां मैं हूं वहां भी वो है, यही पारगामी होने का मतलब है, यानी मेरे अंदर तक भी है। तभी ना हम ये बात कह सकते कि जहां मैं हूं वहां भी व्यापक है, नहीं तो कैसे कहिएगा। जैसे दीवार में को ड्रिल करते हैं तो एक स्पेस बन जाता है, वहां था जब वो दिखा। जी 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 जी, ये भास की स्थिति, ये भास ही है, उससे थोड़ा नीचे भी रख सकते हैं, भास ही है। भैया समाधान को हम व्यवस्था के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पे जैसे हम बोल रहे हैं कि सत्ता जो है वो समाधान के रूप में उपलब्ध है, तो वो धर्म और समाधान के एक साथ जोड़े, फिर हम विचारों में समाधान भी बोलते हैं, विचार आयाम है। समाधान का एक्चुअली फिर प्लेसमेंट हम कैसे? ये समाधान होगा तो विचार आयाम में, समाधान कहाँ होगा तो विचार आयाम में होगा।
लेकिन समाधान का आधार क्या है, उसको अगर आप देखेंगे किस सिद्धांत के आधार, लूज भाषा में प्रयोग करूं, किस बेसिस पर विचार समाधानित हुआ, तो धर्म के आधार पर। अगर मैं उसको लूजली कहूं तो धर्म के आधार पर विचार समाधानित हुआ कि नहीं। तो ये जो धर्म है ये व्यापक से जुड़ता है। लूज भाषा में प्रयोग करूं, धर्म के आधार पर विचार व्यवस्थित हुआ, ठीक है, या विचार में समाधान हुआ, जो भी कहिए आप उसको, विचार ठीक हुआ, मैं सब टेक्निकल भाषा छोड़ देता हूं। धर्म के आधार पर विचार ठीक हुआ। तो ये जो धर्म है ये जुड़ता है जाके उस सहअस्तित्व और व्यापक से। विचार तो यहाँ है, ठीक है, जो विचार ठीक होना है इसी को हम जनरली कहते हैं विचार समाधानित होना। लेकिन उसका कुछ मूलभूत प्रिंसिपल है ना, जिस आधार पर वो हुआ है, वो प्रिंसिपल वहां से जाके जुड़ता है। निरंतर सुख तो अभी नहीं कह रहा हूं मैं, उसको जोड़ना हो तो आनंद से जोड़ना ज्यादा ठीक है। बताइए। जी जी, होगा ना, पूर्ति का ही बोध है जी। जी ऐसा ही है, पूरा ऊपर से नीचे उतरेगा। ये एक इसमें आता हूँ, लौट के आपके प्रश्न पर आ रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें जो एक आखिरी अनुभूति है, जी ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है जी। तो इसी के साथ इसमें दोनों तीनों शब्दों को लिया है जी ज्ञान, व्यापक सत्ता जी और शून्य की संज्ञा। जी। तो ये जो है इसका इंटर रिलेशन हम शून्य से किस प्रकार से करते हैं, ये थोड़ा सा। मैं उसमें ज्यादा अच्छा भाषा ये कहूंगा कि एक ही वस्तु के तीन नाम हैं, ज्ञान, व्यापक सत्ता और, ठीक है, ये तीनों नाम किस आधार पर दे रहे हैं, उस वस्तु की, मैं थोड़ा लूज भाषा प्रयोग करूंगा, उस वस्तु की एक विशेषता है कि क्रिया नहीं है, इसलिए उसका एक नाम दे दिया शून्य, ठीक है। उस वस्तु की एक विशेषता है कि वो सर्वत्र है, इसलिए उसका नाम दे दिया व्यापक। उस वस्तु की एक विशेषता है कि उसका होना हमेशा बना रहता है, इसलिए उसका नाम दिया सत्ता। उस वस्तु की एक विशेषता है कि उसमें अनुभव पूर्वक इकाई ज्ञान संपन्न होती है, इसलिए उसका एक नाम दिया ज्ञान। अगर मुझे भाषा देना हो तो मैं ऐसा दूंगा। ये जो ये विशेषता शब्द है, हाँ, ये तो कुछ जम से नहीं रहा। तो कोई दूसरा ले लो ना भैया, अब हम करें क्या, कहाँ से जमा दें। महिमा शब्द कुछ ठीक। अब महिमा ले लो, अगर आपको ज्यादा अच्छा पकड़ में आता हो तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। विशेषता तो ये निर्विशेष भी है ना। इसलिए तो कह रहा हूं कि ये जो निर्विशेष है ना, इकाई ब्रह्म का निर्विशेष होना सहअस्तित्व में नहीं है, सहअस्तित्व में ब्रह्म विशेष है। यही तो पूरा दर्शन का वो है, नहीं तो आप पारगामी और पारदर्शी भाषा कैसे प्रयोग कर रहे हो, ये सब विशेषण है। अब टेक्निकल में नहीं जाना चाहता हूं मैं उतना, नहीं तो पारगामी, पारदर्शी, ये सब तो आप विशेषण प्रयोग कर रहे हो। नित्य, सत्य, शुद्ध, बुद्ध जो आपने लगा दिया पहले ही लाइन में, वो तो विशेषण लगा दिया आपने कि नहीं, भाषा में तो विशेषण लग गया ना, नित्य विशेषण आपने लगा दिया, सत्य, शुद्ध, बुद्ध सब विशेषण लगा दिया। तो विशेषता नहीं अगर कहोगे तो विशेषण लगाने का भी अधिकार नहीं बनेगा ना, कैसे बनेगा। तो भाषा की सीमा है एक जगह पर जाके, ये बात आपको पकड़नी ही पड़ेगी। ठीक है, एक जगह आप महिमा कह लेते हो, कह लो, लेकिन वो भाषा तो पकड़नी पड़ेगी ना, फिर वो विशेषण भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप विशेषता बता नहीं रहे हो, लेकिन लगा तो दिए हो भाषा में विशेषण ही। तो वही तो एक जगह पर जाकर के मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि खास करके जब व्यापक के बारे में, सहअस्तित्व के बारे में बात करना शुरू करते ना, तो एक जगह पर जाके हमको भाषा को ट्रांसेंड करने की जरूरत है, वस्तु को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। एक जगह पर जाकर के ये सारी भाषा को सुन करके वस्तु को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, उससे धीरे धीरे ये भाषा का सटीक प्लेसमेंट समझ में आएगा। वरना क्या हो रहा है कि हम उस आयाम की बात कर रहे हैं जिस आयाम में भाषा जाती नहीं है।
भाषा की गति चित्रण तक है, साक्षात्कार में उसकी गति नहीं है, बोध में उसकी गति नहीं है, अनुभव में उसकी गति नहीं है, लेकिन हम प्रयोग कर रहे हैं, बाध्यतावश कहिए, मजबूरीवश कहिए, अब क्या करेंगे, कैसे बोलें। तो हम उन वस्तुओं के बारे में विवरण दे रहे हैं भाषा के माध्यम से जहां भाषा की गति नहीं। तो ये एक कठिन टास्क है, कठिन टास्क है। तो उसमें किसी जगह पर आप भाषा में घूमते रहिए, लेकिन किसी एक जगह पर जाके वस्तु का ऑब्जर्वेशन शुरू करिए, वहां ट्रांसेंड करिए भाषा को, तभी उसका मतलब समझ में आएगा। अगर इकाई में ही हम खूंटा गाड़ के रखे हैं तो व्यापक पकड़ में नहीं आएगा। हम सारे जो हमारा देखने का ढंग है वो इकाई प्रधान ढंग से, हम कहते हैं ये खाली स्थान है, ये भी इकाई प्रधान ढंग से दी हुई भाषा है, भाषा है। धीरे धीरे हमको ये बात को पकड़ना पड़ेगा कि ये जो इकाई को प्रधान रख करके, केंद्र में रख करके हम व्यापक को देख रहे हैं, उसकी जगह धीरे धीरे शिफ्ट होए, व्यापक को सीधा सीधा देखें, फिर थोड़ा और शिफ्ट होए, व्यापक को केंद्र में रख करके इकाई को देखें। तो वहां से सहअस्तित्व का ठीक मतलब समझ में आएगा, प्रेममयता का ठीक मतलब समझ में आएगा कि हम व्यापक को अब केंद्र में रख करके इकाई को देखते हैं। अभी हमारा देखना उल्टा है, इकाई केंद्र में है, बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ व्यापक को देख लेते हैं धक्का मारने पर। तो वो शिफ्ट चाहिए धीरे धीरे कि इकाई केंद्र में होने की जगह धीरे धीरे व्यापक का सीधा ऑब्जर्वेशन हो, और फिर जब हम इकाई को देखने जाएंगे तब व्यापक को केंद्र में रख करके या आधार के रूप में रख करके इकाई को देखेंगे। तो एक जगह पर जाके भाषा को ट्रांसेंड करके ऑब्जर्वेशन को केंद्र में लाने से ही उसका ठीक से झलक मिलेगा, झलक मिलेगा। अदरवाइज थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है। आपके प्रश्न पर फिर से आ जाता हूँ, आप पूछना क्या चाह रहे हैं ये बताइए। मैं ये पूछना चाह रही, मेरे को ना धर्म बोलने से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट नहीं होता। यदि मैं इसको व्यवस्था बोलूँ तो हाँ। धर्म बोले यानी कि चारों अवस्थाओं का धर्म क्या है, वो किस तरह से प्रकट हुए हैं, तो उनका धर्म और वो किस तरह से अस्तित्व में व्यवस्थित है, दिखती है, तो उससे फिर समाधान जुड़ा है, मतलब वो मूल आधार बोल ले यदि तो वो वहाँ से समाधान है, और फिर वो विचार आयाम में जाके फिर वो समाधान होता है। ठीक कह रहे हैं, ऐसी जुड़े एकदम। तो जो प्रकृति में वो धर्म दिखाई देता है ना, वो सत्य का ही अभिव्यक्ति है। प्रकृति में जो स्वभाव और धर्म दिखाई देता है उसके मूल में संपृक्तता है। ठीक है, थोड़ा लूज कहूं तो संपृक्तता ही है जो धर्म के रूप में और स्वभाव के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो जो उसको आप वहां धर्म कह रहे हो ना, उसके मूल में संपृक्तता है। संपृक्तता के मूल में आप देखने जाओगे तो व्यापक वस्तु है। तो एक्चुअली मेरे को ना समाधान वहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा हुआ है कि समाधान का प्लेसमेंट, समाधान का प्लेसमेंट जो है इसमें वो इसी रूप में है कि जो आपने प्रकृति की चारों अवस्था का धर्म कहा ना, ये धर्म जब हमारी बुद्धि को स्वीकृत होता है उसके आधार पर विचार व्यवस्थित हो ही जाता है, क्योंकि विचार में अव्यवस्था के मूल में यही बात है कि प्रकृति का धर्म और स्वभाव हमको नहीं दिखा है। तो ये जो बुद्धि में ये व्यवस्थित हो जाता है बोले तो आप करिए ना, छोड़िए सब। हाँ, आप चलिए बताइए। तो यहाँ से ही मुझे स्वयं में व्यवस्था यहाँ दिखेगी, है जो स्वयं में व्यवस्था बोला है वो यही है, और फिर जो व्यवस्था में भागीदारी स्वभाव आ जाता है। जी जी जी, मैं रुका हुआ हूँ, आराम से देख लीजिए, हाँ नहीं ठीक है, तो रिस्पॉन्ड कर दूंगा, व्यवस्था और व्यवस्था ही संबंध है ना। ऊपर से तो व्यवस्था में भागीदारी के मूल में व्यवस्था है, उसके मूल में सहअस्तित्व है। तो स्वभाव के मूल में धर्म है, धर्म के मूल में सत्य है, और सत्य भी जो देखेंगे सहअस्तित्व में, तो इकाई और व्यापक का जो सहअस्तित्व है उसमें ये समझ में आता है कि आत्मा को जो आधार मिल रहा है वो ब्रह्म वस्तु है, कि उस सहअस्तित्व में भी हम अलग अलग पार्टीशन कर रहे हैं, तभी व्यापक के बारे में कुछ कह पाएंगे, नहीं तो सहअस्तित्व को ही कहते रहना होगा, वही कहिए, बहुत फर्क नहीं पड़ता। पड़ता भी होगा उस जगह पे जाके तो देखेंगे, बहुत दूर है अभी तो। सहअस्तित्व में भैया आपने कहा कि इकाई से देखेंगे हम तो व्यापक को समझ पाते, व्यापक को केंद्र में रख के इकाई को समझ पाते जी। ये मात्र भर हमें समझने के लिए ही है, वास्तव में तो दोनों व्यापक और इकाई अविभाज्य हैं जी, अलग तो उनको किया ही नहीं नहीं, लेकिन अविभाज्य रहते हुए भी किसकी क्या महिमा है ये समझा जा सकता ये समझा जा सकता है।
ये बढ़िया। अविभाज्य बात तो ठीक है, मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया था कि वो जो अवार्ड दे रहे होते हैं ना लोग, क्या अवार्ड दे रहे ना उस पर, हाँ, तो आप बाहर से देखेंगे तो ये नहीं पता चल सकता कि कौन दे रहा है और कौन ले रहा है, ठीक। वो जो फोटो खींच के जब आता है ना, तो कौन दे रहा है और कौन ले रहा है आपको नहीं पता चल सकता, ठीक है। लेकिन लेने देने वाले को तो ठीक से पता रहता है कि मैं दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होता है। तो उस आत्मा की जगह पर जाकर के अपने आनंद की वस्तु के रूप में वो ब्रह्म को पहचान पाता है, ऐसा कह रहे हैं कम से कम। तो ये आत्मा की जगह पर जाकर देखें कि व्यापक की जगह पर जाकर देखें? ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसमें जो पकड़ में आता हो वो ले लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि सहअस्तित्व में अनुभव कहिए या आत्मा का पूर्ण विकास कहिए, बात तो एक ही है ना, फर्क क्या है उसमें। तो अनुभव दर्शन में एक लाइन आएगी, आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी ब्रह्म से निष्ठ नहीं है। पढ़े? याद नहीं होगा आप लोगों को, अभी अनुभव दर्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें मुझे लगता है 3रे अध्याय में ये लाइन है, आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी ब्रह्म से निष्ठ नहीं है, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्यों में। तो चाहे आप जो है व्यापक में अनुभूत होना कहिए या आत्मा का चरम विकास कहिए, बात तो एक ही है, फर्क क्या है दोनों। एक कौन अनुभूत हो रहा है उस तरफ से बोल रहे हैं, एक किस बात में अनुभव हो रहा है उस तरफ से बोल रहे हैं।